नमस्कार मित्रों, जय लिटरेचर में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी लंदन की एक रात। मैं दूसरी बार वहाँ गया था। पहली रात देर से पहुँचा था। जाने के पहले ही सारा काम बढ़ चुका था। मैं फिर भी अनिश्चित सा गेट के बाहर खड़ा था। सोच रहा था शायद आखिरी क्षण उन्हें किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और वे मुझे बुला लेंगे। देर तक धड़धड़ाती मशीनों के भीतर सोडे की बोतलों सा स्वर सुनाई दे रहा था। हम में से जिन्हें काम मिल गया था वे जल्दी जल्दी अपने सूट उतारकर काम के कपड़े पहन रहे थे। बाहर दालान में बोतलें थीं, फीकी चांदनी में चमकती हुई, एक के ऊपर दूसरी सिलसिलेवार फैक्ट्री की दीवारों से सटी हुई। दूर से देखने पर लगता था जैसे कांच के किसी लंबे टीले पर बहुत सी बिल्लियां एक दूसरे का गला पकड़े बैठी हों। मैं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद एक अंग्रेज सज्जन मेरे पास आए। तुम अभी तक खड़े हो? मैंने कहा ना, आज कुछ भी नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से अलग कर दिया। कल 15 मिनट पहले आ जाना। अगर कुछ लोग कल नहीं आए तो तुम्हें ले लिया जाएगा। गुड नाइट। और वह चला गया। यह दूसरी रात थी। ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो देखा कल की चांदनी आज पूरी तरह निखर कर फैली है। दूर मिल की चिमनियों के बीच लंदन का धूमिल आकाश सिमट आया था। मुझे दोबारा रास्ता टटोलना पड़ा। मैं उन सड़कों पर दोबारा चलने लगा जिन पर कल चला था, जो अब परिचित थीं किंतु चांदनी में अजीब सी अनजानी सी दिखाई दे रही थी। किंतु नॉर्थ एक्टन से जरा आगे चलकर मेरे पांव खुद ब खुद ठिठक गए। सोचा था आज मैं जल्दी आ गया हूँ और गेट पर मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु मेरा अनुमान सही न था। वहाँ पहले से ही 20-25 बेरोजगार युवकों की भीड़ जमा थी। अंग्रेज लड़के, कुछ छात्र जो देखने में बर्मी जान पड़ते थे, दक्षिणी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के नीग्रो, सब अलग अलग गुच्छों में खड़े थे। सबकी आंखें गेट पर टिकी थीं। कुछ के चेहरे जाने पहचाने लगते थे। उन्हें शायद कल रात देखा था। उन सब की आंखें मुझ पर उठाईं, खामोश और तनी हुई। मुझे लगा जैसे कुछ खामोशी में एक अजीब सा भय उभर आया है, मेरे प्रति उतना नहीं जितना उस अज्ञात नियति के प्रति जिसका निर्णय अगले चंद लम्हों में होने वाला था। मैं भी उनके संग एक कोने में खड़ा रहा, उनसे डरता हुआ, फिर भी उनसे बंधा हुआ। 8:45 के करीब मैनेजर हमारे पास आए। मुझे तनिक निराशा हुई। वह कल वाले सज्जन नहीं थे जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उनके हाथ में कागज़ का एक पुर्जा था। हम सब उनके पास खिसक आए, चिड़ियाघर के उन मूक निरीह जंतुओं की भांति जो कुछ भी पाने के लालच से यंत्र चालित गति में सींखचों के पास घिसटते आते हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने हमें देखा। हमारे खुले, नंगे, भावहीन चेहरे उन्हें अजीब से भयावह लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें जल्दी ही कागज़ पर झुका ली और तेज़ी से एक के बाद एक नाम पढ़ने लगे। वे सब लोग छांट लिए गए जिन्होंने पिछली रात काम किया था। उनके अलावा सिर्फ 3 और लड़कों को चुना गया, जो लावारिस से दिखने वाले अंग्रेज़ युवक और एक दक्षिणी अफ्रीका का विद्यार्थी जो सबसे आगे खड़ा था और बार बार झुककर मैनेजर के कानों में कुछ फुसफुसा देता था। आज इतना ही। उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण भाव से हमारी ओर देखा। आप लोग कल आइए, शायद कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। भीड़ में से 3-4 युवकों ने आगे बढ़कर उनसे बहस करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने बहुत असहाय भाव में अपने हाथ हिला दिए और मुस्कुराती आंखों से हमारी ओर देखते हुए भीतर चले गए। हमारी प्रतीक्षा का अंत आ पहुंचा है। इसे जानते हुए भी हम में से कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका। मैनेजर के जाने के बाद भी हम में से कोई अपनी जगह से नहीं हिला।
लगता था जैसे पिछले 3 मिनटों में जो कुछ भी घटा बढ़ा है वो अभी अपूर्ण है, एक ऐसा अवास्तविक तथ्य जिसका शायद हम में से कोई वास्ता नहीं। अभी कुछ ऐसा है जो बाकी है, जो प्रतीक्षा के बाद भी अपने दरवाजे खुले रखता है। हम में से बहुत से ऐसे थे जो ट्यूब में 3 या 4 शिलिंग का टिकट लेकर लंदन के सुदूर कोनों से यहाँ आए थे। हम सब के हाथों में एक थैला था जिसमें हमने रात की ड्यूटी के कपड़े और खाने का सामान बांध रखा था। हम में से किसी के लिए भी यह विश्वास करना कठिन था कि हमें अगली ट्यूब से वापस लौट जाना होगा। पाइप से निकलता गुनगुना पानी, चांदनी में झिलमिलाते कीचड़ के गड्ढे, यहाँ तक कि नाली में पड़ी एक खाली बोतल में काफ़ी अप्रासंगिक और बेतुके से जान पड़े। हम शायद यह भी भूल गए कि हम यहाँ किस लिए आए थे। चंद लम्हों पहले जो नौकरी न मिलने का दुख था, अब वह सिर्फ एक बेडौल विकृत बोझ सा हमारी टांगों के इर्द गिर्द लिपट गया था, जिसे हमें दोबारा घर तक घसीट कर ले जाना होगा। उस क्षण भूख और निराशा के बावजूद हमारे मन में कहीं भी कोई खींच या कटुता नहीं थी, किंतु कुछ लम्हों के लिए ही सहसा वह मायावी क्षण टूट गया। हम फिर वापस अपने अपने में लौट आए। एक लंबी बोझिल सी सांस उस अदृश्य बेडौल भीड़ के ऊपर उठी और चंद अश्लील अनर्गल गालियों में खो गई। एक दूसरे की देह की गंध जिसे हम पास पास खड़े सूंघ सकते थे, गालियों के बावजूद अपना सकते थे, सब अलग अलग रास्तों पर छितराने लगी थी। केवल हम 3 व्यक्ति अब भी अहाते के भीतर अनिश्चित सी मुद्रा में खड़े रहे। मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। ब्लडी बास्टर्ड, पहले व्यक्ति ने कुछ दबे हुए, कुछ भर्राए से स्वर में कहा। वह आगे बढ़ गया, भयभीत आशंकित आंखों से चारों ओर देखा और फिर बोतल की टोकरियों के ढेर से सोडे की एक बोतल टोकरियों से सोडे की एक बोतल निकालकर पीने लगा। दूसरी बोतल उसने तीसरे व्यक्ति के हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ा दी। पियो यार, उन सालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तीसरा व्यक्ति, जो कम उम्र का निग्रो छात्र सा दिखता था, बोतल लेने में झिझक रहा था, किंतु फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और एक दूध पीते शिशु की तरह बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर होठों से लगा लिया। एक लंबा घूंट लेकर उसने नंगी बाँह से अपना मुंह पोंछा और बोतल मेरे सामने कर दी। यह तीसरी बार है जब यहाँ मैं आया हूँ। कल जिस बाबू ने काम देने का वायदा किया था, आज वह दिखाई नहीं दिया। कल भी ऐसा ही होगा, कोई नया बास्टर्ड आएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि हम आज रात आए थे। कल कौन आएगा, मैं तो इस तरफ झांकूंगा भी नहीं। डैम दीज। पहले व्यक्ति ने अपने ओवरकोट के बटन खोल दिए। इतनी गर्मी में ओवरकोट पहने था, इससे मुझे खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसका व्यक्तित्व तो कुछ ऐसे ढंग से ओवरकोट से जुड़ा था कि एक दूसरे से अलग करना ही आश्चर्यजनक होता। वह एक लंबा हृष्ट पुष्ट युवक था। छोटी सी गोरी दाढ़ी थी जिसके पीछे आंखें एक सूखी तिक्त बौखलाहट में झपकती रहती। बौखलाहट भी नहीं, एक अजीब सा नर्वस तनाव जो अक्सर शिकार किए जाने वाले जानवरों में मिलता है। हॉलीवुड के विलेन सा उसका डील डॉल अंधेरे में किसी भी अजनबी को काफ़ी भयावह लग सकता था। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नॉर्थ एक्टन के पुल पार आ गए थे। लंदन की डबल डेकर बस हमारे पास से गुजर गई। अगस्त महीने के पीले करारे पत्तों का रेला देर तक बस के पीछे भागता रहा। तीसरा व्यक्ति, निग्रो युवक, अब भी काफ़ी उदास था और चुपचाप सड़क पर आंखें झुकाए चल रहा था। लंदन में कब से हो? दाढ़ी वाले युवक ने बाद में, जिसने अपना नाम बेली बताया था, निग्रो के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। वह चुप रहा। कहाँ से आए हो? दक्षिणी अफ्रीका से, यहाँ पढ़ता हूँ। वह शायद बात को यहीं ख़त्म करना चाहता था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हम दोनों के आगे कर दिया। हमने धन्यवाद देकर आंखें मोड़ लीं। यह उसकी आखिरी सिगरेट थी और अपनी भूखी लालसा के बावजूद
हम में इतनी शिष्टता बाकी थी कि उसे लेने से इनकार कर दें, किंतु यह शिष्टाचार अधिक देर तक न चल सका। कुछ देर बाद हम तीनों उस सिगरेट को बारी बारी से पी रहे थे। सामने लंदन की रात थी, बोझिल, गंदली, शांत। वह शहर का एक उजाड़ कोना था और सड़क खाली थी। खाली लेकिन वीरान नहीं। पत्तों की सरसराहट, पुराने मकानों की बासी गंध। लगता था जैसे बीच में हम अनेक निष्प्राण चीज़ों को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में हवा और लैंप पोस्ट के दायरों के अलावा कुछ भी न था। तुम कहाँ जाओगे? वॉरेन स्ट्रीट, उसने कहा। पिछले 2 दिनों से आ रहा हूँ। अब तक 5 पॉप्स सिर्फ आने जाने में खर्च हो गए। इतने पैसों से तो मैं टेनिस खेलने जा सकता था। उस समय टेनिस खेलने की चर्चा काफ़ी विचित्र जान पड़ी। उसके चेहरे से भ्रम होता था कि पिछले कई दिनों से उसे भरपेट खाने को भी नहीं मिला है। मेरे दोस्त को काम मिल गया है, निग्रो छात्र ने तनिक उत्साहपूर्वक कहा। हम दोनों साथ रहते हैं। कल शायद वह मुझे कुछ शिलिंग उधार दे सकेगा। डैम हिम इफ ही डजंट, बिली ने अजीब खींचे स्वर में कहा। मैं तो कल किसी हालत में नहीं आऊँगा। प्लीज़ कम टुमारो। मैनेजर की नकल उतारते हुए उसने मुंह सिकोड़ लिया। टुमारो बी डैम्ड। तुम कल आओगे? उसने पहली बार मेरी ओर उन्मुख होकर पूछा। शायद आऊँगा, मैंने जानबूझकर उसे कुछ अधिक खिंचाने के लिए कहा। उसके इस समय कल की बात करने से मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। साले कितना देते हैं? 2.5 पाउंड? 2.5 पाउंड, निग्रो छात्र ने कहा। हर सुबह? हाँ, हर सुबह। आधी रात के समय चाय और सैंडविच भी देते हैं। मेरा दोस्त बता रहा था। कल मैं और वह संग आए थे। उसे ले लिया गया, मैं रह गया। निग्रो था? नहीं, वह बर्मी है। और आप? विली ने संदिग्ध भाव से मेरी ओर देखा, जैसे अपनी नज़रों से मुझे तौल रहा हो। आप क्या जापानी हैं? मैंने सिर हिला दिया। इतनी सी बात पर उसका प्रतिवाद करना मुझे निरर्थक जान पड़ा। कुछ देर तक हम चुपचाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलते रहे। जब कभी गर्म हवा का झोंका आता हम सिहर जाते। तब हमारी भूख अपने सब पैबंद तोड़कर उघड़ जाती। लगता जैसे हवा लैंप पोस्ट के पीले मध्यम आलोक को तोड़ जाती हो, तोड़कर अपने संग बहा ले जाती हो। गर्मी काफ़ी है। पिछले 5 साल से ऐसी गर्मी नहीं देखी। पिछले 5 साल से लंदन में हो? शायद ज़्यादा। तब से कई काम कर चुका हूँ। अब ज़्यादा नहीं रहूँगा। क्या वापस घर जाओगे? विली ने पूछा। घर? निग्रो छात्र जॉर्ज के स्वर में एक सूना सा खोखलापन उभर आया, मानो घर शब्द बहुत विचित्र हो, जैसे उसने पहली बार उसे सुना हो। मैं चाहता था यहीं रहूं, लेकिन वे हमें चाहते नहीं। वे? आह, विली ने कहा। वे? अनायास हमने चारों ओर देखा। कोई भी न था। हालांकि वे हर जगह हर समय हमारे संग थे, हमारे बाहर उतने ही जितने भीतर। तुम यहीं थे जब नॉटिंग हिल में फसाद हुआ? बिली के सफ़ेद दांत चमक उठे। नहीं, तब मैं लंदन नहीं आया था। मैं वहीं रहता हूँ। 3 दिन तक एक अंग्रेज़ लड़की के घर छिपा रहा, जब वे एक एक निग्रो को चुनकर लिंच कर रहे थे। मैं उस समय फोर के संग सोता रहा। उसने सोचा था मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसे उसके बाद देखा तक नहीं। उसे नहीं मालूम मैं बदला ले रहा था उसकी सफ़ेद चमड़ी के संग। और उसने हाथ से इशारा किया, अश्लील उतना नहीं जितना जुगुप्सा में। दूर कारखानों के धुएं के परे ट्यूब स्टेशन की बत्तियां चमक रही थीं। लगता था जैसे धरती का कोई टुकड़ा अचानक बीच में से फट गया हो और उसके नीचे से हीरों की चमचमाती झालर ऊपर निकल आई हो। तुम यहाँ पढ़ते हो? हाँ, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में काम करता हूँ। पहले डांस के लिए जाता था, जॉर्ज ने कहा। उसका स्वर भी काफ़ी उदास था, जैसे काम न मिलने का दुख अभी तक पूरी तरह मिटा ना हो। कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं जाते यार? विली ने कहा। मेरा एक दोस्त जर्मनी गया है। वहाँ नौकरियों की कमी नहीं है।
सुना है वहाँ लड़कियाँ काले रंग के पीछे भागती हैं, सिर्फ इशारा करने की देर है। शायद पिछली लड़ाई की वजह से, जॉर्ज ने कहा। कुछ साल पहले मेरे फादर वहाँ गए थे। कहते थे कहीं आदमी नज़र नहीं आता, हर तरफ औरतें। ओह, हाउ आई विश फॉर अनदर वॉर, अनदर एंड देन अनदर, विली ने कहा। जॉर्ज ने आश्चर्य से विली की ओर देखा, फिर मेरी ओर। वह शायद कुछ कहना चाहता था, किंतु फिर कुछ सोचकर उसने सिर्फ सिर हिला दिया, कहा कुछ भी नहीं। और शायद यह ठीक भी था। लंदन की उस खामोश गर्म रात में वॉर बहुत दूर की चीज़ लगती थी, अर्थहीन और हास्यास्पद। उस पर बहस करना कोई भी माने नहीं रखता था। हुआ भी यही। हम बहुत जल्द विली की बात को भूल गए। उसके बाद हम देर तक अलग अलग देशों की लड़कियों के बारे में बातें करते रहे। लगता था जैसे पुरानी भूख के भीतर से एकाएक नई भूख जाग गई हो। मैं स्पेन जाना चाहता था, उधर की लड़कियां जाना चाहता था बहुत पहले। सिविल वॉर में? तब मैं बहुत छोटा था। सिविल वॉर हमारे देश में? शायद। और जॉर्ज अचानक चुप हो गया। उसके घुंघराले बालों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आई डोंट लाइक सिविल वॉर, बिली ने कहा। हमारी बात फिर वहीं आ अटकी थी, बैगाटेल की उस गोली की तरह जो चारों ओर घूम घूम कर एक ही छेद में आ फंसती है। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं था। वह लंदन की बहुत खामोश और गर्म रात थी, और वॉर बहुत दूर की चीज़ लगती थी। रास्ते के दाईं ओर एक पुरानी टेवर्न से हंसी और संगीत का मिला जुला स्वर बह आता था। टेवर्न के पीछे गली गली के अंधेरे कोने में दो छायाएं एक दूसरे से लिपटी हुई बार बार हिल उठती थीं। ऊपर उठी हुई स्कर्ट के नीचे एक सुडौल नंगी टांग रह रहकर कांप जाती थी और फिर टोलते हुए विह्वल हाथों के नीचे भींच जाती थी। चलो कुछ बियर पी जाए। बिना कुछ पिए मैं ठीक से सो नहीं सकता, विली ने कहा। मुझे हल्की सी दुविधा हुई। मेरी जेब में आखिरी 2 शिलिंग पड़े थे जो मैंने ट्यूब के लिए बचा रखे थे। जॉर्ज का हाल ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिया। बिली के प्रस्ताव को सुना अनसुना किए वह अंधेरे में सीटी बजा रहा था। बिली शायद समझ गया। जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। एक ज़माने में मैं यहाँ अक्सर आता था। जॉर्ज का उपेक्षा भाव अचानक मिट गया। एक अजीब बचकानी सी खुशी चेहरे पर फैल गई। मैं थोड़ी सी जिन लूँगा। आशा है कल मेरा मित्र कुछ शिलिंग उधार दे सकेगा। हमारे पाँव पब की ओर मुड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ों के एक गर्म उफनते रेले ने हमें अपने में समेट लिया। धुएं में गूंथती, उलझती, एक दूसरे को छीलती आवाज़ें जो कहीं निस्तार न पाकर गंदले उबलते पानी की तरह एक ही गड्ढे में इकट्ठी होती गई थी। रोशनी थी मध्यम, धुएं के घेरे में घिरी, जिसमें किसी एक चेहरे को पहचानना, उसे दूसरे से अलग कर पाना असंभव था। नीचे बेसमेंट था, कुछ सीढ़ियाँ उतरकर। कभी कभार नाचते हुए जोड़ों की छायाएं जीने पर गिर जाती थीं, कभी बेडौल और लंबी, कभी इतनी छोटी कि लगता जैसा पारदर्शी जल तले मछलियां ऊपर उठती हों और दूसरे क्षण ही डूब जाती हों। हम कोने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। बिली कुछ देर के बाद बियर की 3 बोतलें और गिलास ले आया। हम पीने लगे। पहले मैं यहाँ काम करता था, कुछ महीने रहा, फिर मन ऊब गया। इस पब का मालिक इटालियन है, बुरा नहीं है लेकिन डरता बहुत है। इस तरफ आया तो तुमसे मिलवाऊंगा, बिली ने कहा। काफ़ी टिप मिलता होगा। अंग्रेज़ ज़्यादा नहीं देते, बहुत हुआ तो 1 छाप पेनी, लेकिन कॉन्टिनेंट से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बात दूसरी है। दिल उनका खुला होता है, लेकिन बेवकूफ़ वे भी होते हैं। मुझे अब कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूँगा, जॉर्ज ने कहा। भीतर की गांठों बीच बियर ने रास्ता बनाया है। जहाँ पहले बंद सिंकचा था, अब वहाँ फड़फड़ाते पंख हैं, उड़ने को आतुर। मैं अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा, विली ने कहा। मेरा दोस्त जर्मनी में है, हो सका तो एक दिन वहाँ जाऊँगा। विली ने गिलास ख़त्म कर दिया, फिर उसे मेज़ पर उल्टा कर दिया। एक भी बूंद नहीं गिरी। बियर का झाग
दाढ़ी पर चितर आया था जैसे रेत के कण हों, गीले और सफ़ेद। मैं जर्मनों को सहन नहीं कर सकता, जॉर्ज ने कहा। देयर इज़ रियल लाइफ। हर कोने पर जवान लड़कियां खड़ी रहती हैं, बिली ने कहा। मैं जर्मनों को सहन नहीं कर सकता, जॉर्ज ने फिर कहा। मैं हंसने लगा। जॉर्ज ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत निरीह सी हो आई थीं। सब लोग एक जैसे ही हैं, बिली ने कहा। लेकिन वे लोग, जॉर्ज ने इशारा किया बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर जहाँ महज अंधेरा था। वे लोग भी, तुम सिर्फ डरते हो, बिली ने कहा। एक पल के लिए जॉर्ज का हाथ जो गिलास पर टिका था सिहर गया। यू आर ए रॉटर, जॉर्ज ने कहा। उसके स्वर में कुछ रहा होगा कि बिली का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। देखो, मैं काफ़ी बुरा आदमी हूँ। इस लफ्ज़ को दोबारा मुंह पर कभी न लाना। ओह सचमुच, जॉर्ज की आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह हवा में लटकी रस्सी पर चल रही हो और नीचे गड्ढा हो जहाँ वह कभी भी फिसल सकती है। यस, यू आर ए रॉटर। बिली गिलास लेकर अचानक खड़ा हो गया, जैसे यह कोई खेल हो और नियम के अनुसार उसे खड़ा होना ही हो। एक बार फिर कहो। उसका गिलास जॉर्ज के सिर के पास सरक आया था। कांच पर चिपकी बियर पर फेन रोशनी में चमक रहा था। जॉर्ज की अधमुंदी आंखें उस पर उठाई। यस, यू आर ए रॉटर, ऑल राइट। गिलास तले उसका सिर हिल रहा था। आदमी का सिर पूरे धड़ से अलग होकर केवल अपनी धुरी पर इस तरह कांप सकता है, यह मुझे काफ़ी हास्यास्पद सा लगा। बिली ने गहरे विस्मय से उसकी ओर देखा और फिर हंसने लगा। शायद तुम ठीक हो, मे बी आई एम। वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हमने ज़्यादा नहीं पी थी, सिर्फ किसी ने हमारे इर्द गिर्द एक भयावह सा फंदा डाल दिया जिसे छूते ही खून बहने लगता था। कुछ देर बाद पब का मालिक हमारी मेज़ के पास आकर खड़ा हो गया। गोल मटोल देह, किंतु काफ़ी सुगठित, रंग काफ़ी पीला, छोटे से माथे पर तेल से भीगे स्याह घुंघराले बाल झुक आए थे। और चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए विली की ओर देखा। अभी है, बाद में, विली ने कहा। उसके स्वर में पहले सा तनाव नहीं था। हालांकि तिरस्कार का स्पर्श हमसे छिपा नहीं रह सका। ये मेरे दोस्त हैं। इटालियन ने हमारी ओर देखा, किंतु उसकी आंखों में कोई उत्सुकता नहीं जागी। बिली हमारे यहाँ काम करता था। उसने गर्व से विली की ओर देखा, मानो उसे हम लोग विली की तुलना में काफ़ी तुच्छ जान पड़ रहे हों। काफ़ी देर से हो, उसने पूछा। जॉर्ज चुप रहा। ईश्वर भला करे, उसका सिर अब नहीं कांप रहा था। मैं खाली गिलास से खेल रहा था, मेरे हाथ रुक गए। सिर्फ कुछ दिन, मैंने कहा। इजंट इट फाइन? इट इज़ फाइन, मैंने कहा। कोई काम? वह मेरी कमीज़ के कॉलर को देख रहा था। न जाने कितने देशों की धूल उस पर जमा थी। अभी कुछ नहीं। विली को काम मिल सकता है, लेकिन यह एक जगह टिकता नहीं। उसने विली की ओर देखा, कुछ प्यार से, कुछ उलाहने से। मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता था, सिर्फ तुम, विली ने कहा। इटालियन का चेहरा अचानक शुभ्ध सा हो आया। तुम जानते हो, उसने कहा। आह, विली ने कहा, तुम सब लोग एक जैसे ही हो। बहुत गर्मी है, जॉर्ज ने कहा। तुम जानते हो, इटालियन ने बहुत आग्रह से कहा। न, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अभी डांस करूँगा। विली ने अपनी कुर्सी पीछे ठेल दी और उठ खड़ा हुआ, किंतु इटालियन ने झपट कर उसे कंधों से पकड़ लिया। उसकी आंखें सहसा आक्रांत सी हो उठी। विली की लंबी पतली देह के सम्मुख उसका ठिगना गेंदनुमा शरीर एकाएक बहुत दयनीय सा दिखने लगा। विली, तुम जानते हो, यहाँ पर। विली ने धक्का देकर झटके से अपना कंधा छुड़ा लिया। उसकी पीठ हमारी मेज़ के सहारे टिक गई। जॉर्ज ने बियर की बोतल को हाथों से पकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा जैसे हम किसी जहाज़ के डगमगाते डेक पर बैठे हों। आर्केस्ट्रा शुरू होते ही पब के अलग अलग कोनों के लड़के लड़कियों के जोड़े बेसमेंट की सीढ़ियों पर उतरने लगे थे। इटालियन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह सिर्फ हवा में ताक रहा था। बिली कहीं भी नहीं था। उसका खाली गिलास हमारी मेज पर रखा था।
जॉर्ज ने बोतल से हाथ उठा लिया। उसकी हथेली के पसीने की पूरी छाप कांच पर एक सफ़ेद धब्बे की तरह अंकित हो गई थी। इटालियन ने हमारी ओर देखा, लगा जैसे वह हमें पहचान ना पा रहा हो। फिर अवश्य भाव से दोनों हाथ फैला दिए। पागल है ना? हम चुप रहे। उस समय वहाँ कुछ था जिसका हमसे कुछ संबंध नहीं था, जिसकी म्लान छाया चुपचाप हमारे बीच आ सिमटी थी। वह भारी थके कदमों से काउंटर की ओर मुड़ गया। बहुत गर्मी है, जॉर्ज ने कहा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों? मुझे अचानक खींच सी आई सब पर। 1.5 शिलिंग मेरे पास है। इसमें लागर आ सकती है? उसने पूछा। मैं बिली की खाली गिलास को देख रहा था। कहाँ हो सकता है? मध्यम रोशनी के नीचे जूतों और सैंडलों की खटखटाहट, इर्द गिर्द टूटती बेशक्ल आवाज़ों का सैलाब फैल गया था, जिसके एक छोर पर हम थे, एक मेज, जॉर्ज, लॉगर के 2 गिलास। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने पहले पहल देखा हो, कि सिर्फ अब एक कुर्सी खाली थी। शायद वह नाराज़ था। मैं अपने को रोक नहीं सका। जॉर्ज ने कहा, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने को रोक नहीं सकता। उसने मेज पर पड़ा मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरी अंगुलियां उसकी हथेलियों तले चिपचिपाने लगीं। अभी आप सुन रहे थे लंदन की एक रात। इस कहानी लंबी है और इसका अगला भाग मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। और तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।